हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन सीटेट में आए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन को लेकर हम अपने आज टॉपिक को आज क्लियर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जितना भी अपने नोट्स में लिखा है, जितना भी बताया है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे अगर आप उसे अच्छे से पढ़ के और समझ के आते हैं आज के क्लास में। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उस पर अब देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है आज हमारे पास। 10 से 11 क्वेश्चन है आज हमारे पास जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम अ टीचर हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अ शीट on which four right angled triangles were drawn and asked the child to find the relationship between the sides of a triangle। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित किया जिस पर समकोण वाले राइट एंगल ट्रायंगल के 4 त्रिभुजों को खींचा गया और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध के लिए कहा जाता है। तो इन द एबव सिचुएशन द टीचर यूज्ड, उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने क्या प्रयोग किया। अब बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम सिखाना है टीचर को, और उस टीचर ने एक शीट बच्चों को दी और हर बच्चे को एक एक शीट दी और उस पर 4 समकोण वाले त्रिभुज को बना लिया और उसमें से बच्चों को त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे खोजने की बात हो रही है। तो संबंध अगर हम खोज रहे हैं तो हम किस मेथड में जाएंगे। मैंने अपने नोट्स में डायरेक्टली लिखा है कि यहाँ पे एक्सप्लोर करने की बात आ जाती है। एक्सप्लोर करने की बात आ जाती है वो इंडक्टिव मेथड होता है, आगमन विधि होती है। इसमें हमें एग्जाम में ज़्यादा आगे सोचना नहीं है, उस नोट्स को अच्छे से पढ़ के हम अपना आंसर दे सकते हैं। डिडक्टिव में तो हम एक्सप्लोर करते नहीं हैं, उसमें हमें बने बनाए रूल दे दिए जाते हैं और इंडक्टिव में हमें कुछ ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, उसके बाद हम रूल निकालते हैं। तो यहाँ पे भी अवलोकन करना पड़ रहा है और व्याख्यान विधि यहाँ पे है नहीं। और लास्ट क्या है, प्रयोगशाला विधि भी का भी यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और उसके बाद हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इंडक्टिव और डिडक्टिव का ज़्यादातर यूज जो होता है वो ग्रामर सिखाने में होता है, वो हिंदी का हो या इंग्लिश का या संस्कृत का, और उसके बाद मैथ्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे अपर प्राइमरी लेवल की बात की गई है। और व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसका सीटेट ने आंसर क्या दिया था, इसका सीटेट ने आंसर आगमन विधि दिया था। आगमन विधि इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहले हम बच्चों को एग्जाम्पल्स के थ्रू ऑब्जर्वेशन करना सिखाते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, तब जाके एक जनरल आइडिया निकालते हैं। तो इससे जो बच्चे सीखते हैं वो बच्चों के दिमाग में काफ़ी देर तक रहता है और बच्चे काफ़ी अच्छे से सीख पाते हैं। तो ग्रामर सिखाने की सबसे बेटर विधि जो होती है वो आगमन विधि ही होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ती है। राधिका जो है वो 7वीं कक्षा में पढ़ाती है, राधिका जो है वो टीचर है, वो पढ़ाती हैं और वे बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती हैं और फिर संज्ञा के बारे में समझाती हैं। तो राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि कौन सी है। कल के लेक्चर वीडियो में भी हमने ये बात किया था कि अगर हम संज्ञा बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो पहले उन्हें कुछ उदाहरण देके फिर हम उससे संज्ञा की डिफिनीशन निकलवा रहे हैं, तो उस विधि को हम आगमन विधि कहेंगे। यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके की बात की गई है कि बच्चों को पहले नाम संबंधी कुछ उदाहरण दे दिए गए, फिर संज्ञा के बारे में टीचर उसे समझाती है। तो ये जो विधि है वो आगमन विधि है। क्यों? क्योंकि पहले बच्चों को टीचर ने उदाहरण दिया फिर उसके बारे में समझाया। अगर बच्चों को पहले टीचर परिभाषा दे देती फिर उदाहरण देती तो वो निगमन विधि में आता। सूत्र विधि यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही है, भाषा संसर्ग विधि का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं हो रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ से रिलेटेड है ये। और क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षिका आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है। शिक्षिका जो है आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्रों को लिख देती हैं
और यह तरीका क्या दर्शाता है कि वो किसका अनुपालन कर रही है। तो पहले ही अगर हम सूत्र लिख देते हैं और फिर उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करवा रहे हैं तो वो डायरेक्टली निगमन उपागम में आ जाएगा। ये शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रायोगिक उपागम ये है नहीं, आगमन में तो ये आगमन और निगमन में ही आप कंफ्यूज होंगे। तो निगमन ये है नहीं क्योंकि हम एग्जाम्पल्स के थ्रू रूल को बनाते हैं उसमें, तो ये है नहीं। व्यवहारिक उपागम यहाँ पे होगा नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, out of the following in which lesson is a general rule explained first and after that एग्जाम्पल्स आर इलस्ट्रेटेड। निम्नलिखित में से किस पाठ में सबसे पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। तो हम लोगों ने अपने कल के नोट्स में सारे पॉइंट लिख लिए थे जो कि स्टेट एग्जाम्स में भी काफ़ी यूज़फुल होंगे आप लोगों के लिए और सीटेट में भी काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो पहली बात तो डायरेक्ट हमको अगर याद है कि सामान्य नियम से उदाहरण की तरफ, तो डायरेक्ट ही ये डिडक्टिव मेथड हो जाएगा, निगमनात्मक विधि हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप निगमन को नियम से याद रख सकते हैं कि निगमन जो है वो नियम से शुरू होता है। तो विच लेसन यहाँ पे जनरल रूल हम पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम उदाहरण पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे डिडक्टिव मेथड निगमन विधि होगा, इंडक्टिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल से हम रूल पे जाते हैं। आगमन पाठ नहीं होगा, क्रिएटिव लेसन भी, कॉग्निटिव लेसन भी नहीं होगा, संज्ञानात्मक पाठ भी नहीं होगा और स्किल लेसन का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन भी बहुत ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं जो कि नवंबर 2012 सीटेट के पेपर में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनीशा एंड अमित स्टडी इन क्लास 7th। अनीशा told Amit that if the marks in mathematics of each student in the class are increased by 5, the average would be up by 5. She further says that it is true for all numbers. Amit does not agree and Anisha proves it by taking the case n instead of 5 Anisha is using। अगर अब हम इसे हिंदी में पढ़ें तो अनीशा और अमित कक्षा 7 में पढ़ते हैं। अनीशा ने अमित को कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंकों में 5 की वृद्धि की जाती है तो औसत रूप से 5 की वृद्धि हो जाती है। उसने आगे यह भी कहा कि यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा। डायरेक्टली उसने क्या कह दिया कि यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा, तो उसने पहले ही रूल बना दिया आपको, उसने पहले ही रूल दे दिया कि ये जो 5 में हम वृद्धि कर रहे हैं गणित के अंकों में, इससे औसत में भी 5 की वृद्धि हो जा रही है। तो उसने कहा कि यह सभी संख्या के लिए सही हो गया, तो मतलब उसने जनरलाइज पहले ही कर दिया है, मतलब रूल या फॉर्मूला उसने पहले ही दे दिया। तो आप इससे ही समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अमित इससे सहमत नहीं हुआ और अनीशा ने 5 के स्थान पर n लेकर इसे सिद्ध किया। हम निगमन विधि में क्या करते हैं, निगमन विधि में हम यही करते हैं ना कि हमारे पास जो भी रूल होते हैं उसे हम वेरीफाई करते हैं, सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं। तो हाँ, ये निगमन विधि हुआ। निगमन विधि हो जाएगी। डिडक्टिव लॉजिक यहाँ पे आंसर होगा, इंडक्टिव तो होगा नहीं। आकलन यहाँ पे हो नहीं रहा, सामान्य कॉमन सेंस का भी यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व, निगमनात्मक तर्कना में क्या शामिल होता है। मेथड इंक्लूड्स इंक्वायरी, लर्निंग एंड ह्यूरिस्टिक। अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। तो ये क्यों नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर हम लर्निंग बाय ह्यूरिस्टिक कर रहे हैं तो मतलब अन्वेषण का मतलब होता है खोजना, खोज पर आधारित कोई भी चीज़ें अगर हम सीख रहे हैं तो इंडक्टिव के अंदर इंक्लूड होगा, वो डिडक्टिव में इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा है रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसका आंसर होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगमन की बात हो रही है। और तीसरा क्या है, रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। तो पर्टिकुलर टू जनरल जो होता है वो भी आगमन में आता है, इंडक्टिव में आता है। उसके बाद चौथा जो है वो एक्टिव कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सक्रिय निर्माण। जैसा कि हम लोगों ने अपने नोट्स में भी देखा था कि ज्ञान का जो सक्रिय निर्माण होता है वो इंडक्टिव में होता है, ना कि डिडक्टिव में होता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, दूसरा होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। यहाँ पे
पहले हम जनरल रूल ले आएंगे, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल्स पर इसका यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन थिंकिंग अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवेल्युएट द ट्रूथ और लाइकलीहुड ऑफ स्टेटमेंट। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। ये क्वेश्चन गलती से आ गया है, ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका जो आंसर होगा वो होगा तार्किक होगा इसका आंसर, लॉजिकल होगा, क्रिएटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। एस्थेटिक भी नहीं है, सौंदर्य बोध भी यहाँ पे कुछ नहीं है, अमूर्त भी नहीं है, ऑब्स्ट्रैक्ट चीज़ें यहाँ पे हो नहीं रही हैं। यहाँ पे मूल्यांकन कर रहे हैं, मतलब कथनों की सच्चाई का मूल्यांकन हम तर्क के आधार पर ही करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी 8 दिसंबर के पेपर में आया था, जो 2019 में सीटेट का पेपर हुआ था, हिंदी में आया था। ये व्याकरण शिक्षक की कौन सी विधि जो है वो कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है व्याकरण की शिक्षण के लिए? तो पहला है आगमन विधि, यही आंसर होगा, क्योंकि इससे बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं और अपने दिमाग में उसे रख पाते हैं। वो कॉन्क्रीट से ऑब्स्ट्रैक्ट की तरफ इसमें चलते हैं। इसमें निगमन विधि नहीं है, अच्छा मतलब सबसे अच्छा नहीं माना जाता, सूत्र विधि को भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और पाठ्य पुस्तक विधि को भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि हम इसका डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी सीटेट का 2012 का क्वेश्चन है, जो कि पेपर 2 में आया था मैथ्स में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एक विद्यार्थी निम्नलिखित उदाहरण का अवलोकन करता है। इस उदाहरण का अवलोकन करता है, इस तरीके से बच्चों को 2-4 एग्जाम्पल और दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालता है कि a + b का होल स्क्वायर, a² + b a² + 2ab + b²। तो इस तरीके का बच्चा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके बच्चा ऐसा निष्कर्ष निकाल लेता है। तो वो किस विधि का यूज़ कर रहा है? तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि एग्जाम्पल से जब हम कोई फॉर्मूला डेवलप कर रहे होते हैं तो उसमें कौन सी विधि का यूज़ करते हैं उसमें हम किस विधि का यूज़ करते हैं? तो हम एग्जाम्पल से फॉर्मूला अगर निकाल रहे हैं तो वहाँ पे हम इंडक्टिव या आगमन विधि का यूज़ कर रहे हैं। द एबव मेथड ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन इज, निष्कर्ष निकालने की जो उपयुक्त विधि है वो इंडक्टिव है, क्योंकि इसमें हम उदाहरण के माध्यम से फॉर्मूला को निकाल रहे हैं। डिडक्टिव यहाँ पे है नहीं, एनालिटिकल भी नहीं है, और एक्टिविटी बेस्ड भी एक आंसर यहाँ पे नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? ये हमारा 10वां क्वेश्चन है आज का और लास्ट क्वेश्चन है। तो आगमन विधि निम्नलिखित में से किसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है? तो सूत्र स्थापित करने के लिए, सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए, सूत्र द्वारा हल करने के लिए हम निगमन का यूज़ करते हैं। सवाल को समझने के लिए नहीं, सवाल को बनाने के लिए नहीं, सूत्र को स्थापित करने के लिए हम आगमन विधि का यूज़ करते हैं। सवाल को समझने के लिए भी आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सूत्र स्थापित करने की बात ज़्यादा अच्छे से मतलब इस आगमन विधि को क्लियर कर रही है, क्योंकि हम जब एग्जाम्पल्स लगाते हैं तो उससे हम एक जनरल फार्मूला निकाल लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पर इस तरह के फार्मूला यूज़ हो सकते हैं। जो फार्मूला होते हैं वो ऑब्जर्वेशन पर ही तो बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये 10 क्वेश्चन का जो सेट है वो ख़त्म। हमने आज 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप लोगों की टॉपिक पर अंडरस्टैंडिंग बनी या नहीं बनी। अगर नहीं बनी है तो एक बार वीडियो फिर से देखें और क्वेश्चन फिर से सॉल्व करने की कोशिश करें। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है उससे टेट एग्जाम्स में ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग अपने इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लें। और मैं ये भी बता दूं कि अब सारा जो भी करवाने वाली हूँ टॉपिक वाइज करवाऊंगी, और उसके साथ उसके क्वेश्चंस भी करवाते चलूँगी। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी तब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज कंप्लीट सीरीज भी बनाएंगे। अगर आपको मेरे इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। थैंक यू सो मच।